तुम कितनी दूर हो मुझसे, मैं कितना पास हूं तुमसे। तुम्हें खोना भी नामुमकिन, तुम्हें पाना भी नामुमकिन। तुम मुझे छोड़कर पूछते हो कि क्या हाल है तुम्हारा। मैं पहले भी कमाल था, अब भी कमाल हूं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट जय सिंह। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। और उम्मीद करता हूं कि थर्मोकेमिस्ट्री में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो चलिए फटाक से गोल देखते हैं, फिर बात करते रहेंगे। चलिए भाई फटाक से तैयार हो जाइए। चलिए आज का गोल देखते हैं क्या है। पहले तो देखो रिवीजन करेंगे, फिर आज हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर्स, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर टाइम बचेगा तो ठीक, क्योंकि फैक्टर्स ही काफी ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे जो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे लोग सवाल कर लिए हैं मेरे भाई। और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अब तो चैप्टर खत्म होने वाला। अब क्या गिला क्या शिकवा, अब जो भी है सिद्दत मोहब्बत होगी। मोहब्बत जहाँ में होगी, जहां में जब मोहब्बत होगी तो बदनाम कुछ हम भी होंगे, बदनाम कुछ आप भी होंगे। तो होता रहता है, चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप लोग जुड़े रहिएगा हमसे। मैं सोच रहा हूं कि जब मेरी लास्ट क्लास होगी तो मैं कितना इमोशनल हो जाऊंगा। होता है, मेरा हर बैच से लगाव होता है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। एक ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगता होगा कि मैं जान नहीं रहा हूं तुम्हें। मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूं तो मुझे ऐसा फील होता है कि जितने बच्चे कमेंट्स करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो क्लास में बैठे हैं, वो आगे वाली सीट पे, पीछे वाली सीट पे हैं, उनको डाउट आ रहा है तो वो कैसे पूछेंगे, कैसे वो कमेंट्स करते हैं। तो मुझे एकदम रियलिस्टिक फील होती है। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो कोई पढ़ने वाला नहीं है या देखने वाला नहीं है। मुझे बहुत नेचुरल सी फीलिंग आती है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग जुड़े रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्या पता मेरी कुछ कोशिशें, मेरी कुछ मदद आपके काम आ सके, आपकी लाइफ में, आपके जर्नी में। और अच्छा लगेगा मुझे भी, आपको भी अच्छा लगेगा। आप भी हमें याद रखेंगे और सोचेंगे कि हाँ, कोई टीचर था जो हम लोग की हर प्रकार से मदद करता था। और देखो, कुछ लोग मदद करते हैं, कुछ लोग मदद करने का दिखावा करते हैं, तो मैं उनमें दिखावे वाली बात में नहीं कर रहा हूँ। मैं दिल का बहुत ही साफ इंसान हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं, इसलिए मेरी जुबान थोड़ी सी कड़वी है, मैं बहुत मीठा नहीं बोल पाता हूँ। हाँ, मैं जो सच है वो बातें मैं आराम से सीधे सीधे बोल देता हूँ। तो कई लोगों को लगता है कि मैं इसी वजह से शायद पीछे रह गया हूँ, सही बात भी है। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज सिखाता हूं कि हमेशा सामने वाले की तारीफ करिए, झूठी ही सही लेकिन तारीफ करिए, रोज तारीफ करिए जो आपके अपने हैं। क्योंकि इससे क्या लगता है, लोगों को झूठी तारीफ भी पसंद होती है, लोग खुश रहते हैं। लेकिन आप सत्यवादी बनना चाहते हैं, आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं, आप सोचते हैं नहीं यार फर्क नहीं पड़ता, जो सच है वही बोलेंगे, तो उसमें थोड़ा सा कष्ट है, उसमें पेन है, पीड़ा है, दुख है, बहुत सारी चीजें। तो मैं तो उस चीज को नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा तारीफ किया करिए लोगों की। और कोई आपकी मदद करे तो उसको शुक्रिया भी बोला करिए, ठीक है ना भाई। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रिवीजन के नाम पे थोड़ा सा प्रसाद दे देते हैं आप लोगों को। बेटा अगर आपको स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन चेक करनी है तो आपको एक बात समझनी होगी मेरे भाई, कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है या गिब्स हेमहोल्ट्ज इक्वेशन आई थी, जो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आपको भी पता ही है क्यों ऐसे लिखते हैं, क्योंकि बेटा डेल्टा में हमेशा स्टेट फंक्शन वाले लिखे जाते हैं, इसे बोलते हैं गिब्स हेमहोल्ट्ज इक्वेशन। ये प्रिडिक्ट करता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। पहले हमने पढ़ा था कि ये दोनों करते थे, लेकिन इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि अब डेल्टा जी बन चुका है वो। अब ये फेल नहीं होगा किसी भी रिएक्शन के लिए। आप बोलोगे तो मेरे भाई एक बात याद रखना कि डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। सही बात है मेरे भाई। अगर डेल्टा जी बराबर 0 है तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। अगर डेल्टा जी मेरे भाई ग्रेटर देन 0 है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा।
चलो अच्छी बात है सर, ये चीज आपने बता दी। और इसी पे हमने सवाल किए थे, ढेर सारी चीजें सीखी थी। बहुत ही सिंपल टॉपिक, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। एक प्यारे बच्चे का कमेंट आया था, अभी मैं सुबह सुबह देख रहा था, तो उसने बोला कि सर मुझे एडियाबैटिक बता दीजिए और फ्री एक्सपेंशन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है भैया, तो दोनों देखो छोटे से पॉइंट्स में मैं बता देता हूं, याद रख लेना। फ्री एक्सपेंशन अलग प्रोसेस है, एडियाबैटिक अलग प्रोसेस है, इस बात को दिमाग में बैठा लो मेरे भाई। अगर कोई बोलता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि Q बराबर 0 होगा, बस। इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें यह पता होना चाहिए कि Q बराबर 0 होगा, तुम्हारे सारे सवाल हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन नहीं, हमें तो सर कुछ और ही चाहिए। फ्री एक्सपेंशन में P एक्सटर्नल 0 होता है, बस इतनी सी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर इतनी सी बात पता है तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब P एक्सटर्नल 0 होता है तो जाहिर सी बात है कि W बराबर भी 0 होगा, यानी कि अगर दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, अगर एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन हो रहा तो सोचो Q बराबर भी 0, W बराबर भी 0, यानी कि वो प्रोसेस आइसोथर्मल भी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे डेल्टा U भी 0 आएगा, और जब डेल्टा U 0 आएगा यानी कि डेल्टा T भी 0 होगा। यानी कि तुम्हें एक जानकारी बोनस में मिल गई। कैसे मिली? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो टोटल एनर्जी सिस्टम का है वो दो तरीके से हम चेंज करते हैं। किस किस माध्यम में? एक तो हीट के माध्यम से और एक वर्क के माध्यम से। इसीलिए हीट और वर्क को हम बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है भैया, चलिए करवा दिया। आइए प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ते हैं। आज बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें चलेंगी, लेकिन अगर आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आता है या आपने छोड़ दिया तो मेरे भाइयों ध्यान रखना, तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। थर्मोकेमिकल रिएक्शन दो टाइप्स की होती है मेरे भाइयों, एक बात याद रखिएगा। कितने टाइप्स की होती हैं? दो टाइप्स की थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। पहला कौन कौन सी है? पहला है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं बेटा थर्मोकेमिकल रिएक्शन की बात करूं, ऐसी रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होगी या रिक्वायर्ड होगी। अरे भाई बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है, नॉर्मली हो जाती है, उनमें हीट का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट चाहिए होंगी या तो वो हीट देंगे। जैसे मैं मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करूं, मैं मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करूं, फ्यूजन की बात करूं, तो फ्यूजन में आपको हीट देना पड़ेगा, तभी तो वो गलेगा ना, तभी तो वो फ्यूज होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं बोलूं वेपराइजेशन, वेपराइजेशन में भी तो आपको हीट देनी पड़ेगी ना, तभी तो वो बेटा हीट होगा, गर्म होगा, तभी तो वेपर फॉर्म होगा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर मैं फ्यूजन की बात करूं, मैं बात करूं वेपराइजेशन की, तो हीट क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। हीट क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। लेकिन मैं अगर कंबशन करूं, मैं जलाऊं, अगर मैं जला रहा हूं तो एनर्जी रिलीज होगी, हमें गर्मी मिलेगी। जैसे आप लकड़ी जलाते हो ना तो हमें हीट देनी नहीं पड़ती है, वो हीट बाहर दिखती है, हमें गर्म महसूस होता है आसपास के एनवायरनमेंट में। यानी कि वो प्रोसेस कैसा है? वो प्रोसेस ऐसा है कि उसमें हीट निकलेगी। यानी कि जो थर्मोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना है, जो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो दो टाइप की होंगी, या तो हीट निकलेगा या तो हीट रिक्वायर्ड होगी। जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ठीक है सर, अच्छी बात है, जाहिर सी बात है। चले भाई शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोटा मोटा अगर मेरे से जानना चाहो तो मैं एक बता दूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगी? हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, या फिर मैं बोल दूं रिक्वायर्ड होगी। हीट क्या होगी? सिस्टम को रिक्वायर्ड होगी। चलो अच्छी बात है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करोगे मेरे बाबू मेरे भैया, तो हीट
इवॉल्व होगी। बाबू क्या होगी? हीट इवॉल्व होगी, या जिसे हम बोलेंगे हीट रिलीज्ड होगी। बेटा बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, और थर्मोडायनेमिक्स जैसे बाकी चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं, आपके रिस्पांस बहुत अच्छे रहे हैं। सारे प्यारे बच्चों ने मुझे शुक्रिया बोला है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूं आप लोगों के लिए। और जिल्ले इलाही यानी कि स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। उसी प्रकार थर्मोकेमिस्ट्री में ऐसे फील दूंगा, ऐसे फील आएगी, आपको लगेगा जो रिएक्शन है मेरे रोंगटों के ऊपर से चल रही है, गर्मी महसूस हो रही है, ठंडी महसूस हो रही है, हीट रिक्वायर्ड हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। इस प्रकार के फिनोमेना होंगे। बस नजरें आप स्क्रीन पे बनाए रखिएगा, और प्लीज 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 पेन पेपर ले लीजिएगा, बुद्धि भी ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें लिखनी होंगी चीजें और दिमाग में बैठानी होंगी। मैं थर्मोकेमिस्ट्री कभी भी पढ़ के नहीं पढ़ाता हूं आज तक। देखो टीचिंग और मास्टरी और डॉक्टरी मैंने हमेशा बोला आपको पढ़ना पड़ता, क्योंकि इसकी सारी स्टेप्स ना दिमाग में फीड होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में फीड है प्रोसेस, डिफिनीशन अपने आप बन जाएगा, प्रोसेस अपने आप बन जाएगा, रिएक्शंस अपने आप हो जाने लगेंगे, इसका आंसर भी अपने आप निकलने लगेगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। चले भाई मोटा मोटा समझ लिया, अब पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि अब समय आ चुका है एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों मेरे एंडोथर्मिक रिएक्शन। कई बच्चे बोलते हैं कि सर स्टार्टिंग में मजा नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आपके साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई है तो अच्छा लग रहा। बेटा इसी को मोहब्बत कहते हैं। जब किसी से मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत होने के बाद वो हमें हसीन लगने लगता है, उसकी सारी चीजें सारी अदाएं अच्छी लगने लगती है, उसका पागलपन मुझे क्यूटनेस नजर आने लगता है। स्टार्टिंग में होता भी होगा, बहुत सारे यहाँ पे वैसे भी बच्चे होंगे जिनका मोहब्बत हो चुका होगा, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें महसूस होता होगा, या बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको पता नहीं है। तो जिनको एक्सपीरियंस है मैं उनके बारे में बात कर दूं। जब आप किसी भी इंसान को देखते थे या जिससे आपकी मोहब्बत हो, मोहब्बत का मतलब सिर्फ लड़की ही नहीं होती यार, हमेशा गलत मत समझा करो। मोहब्बत का मतलब सिर्फ लड़का ही नहीं होता है। मोहब्बत किसी वस्तु से हो सकती है, किसी इंसान से हो सकती है, किसी जानवर से हो सकती है, आपका कोई पेट हो उससे हो सकती है, आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, आपके फैमिली के बगल वाले लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, तो मेरा मानना क्या ना, किसी को ऑब्जर्व करते रहना भी मोहब्बत का एक कारण होता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत पागल वाला फैन हूं शाहरुख खान का, सलमान खान का, एग्जैक्टली वो कुछ है नहीं, क्योंकि वो कभी तो मिले भी नहीं है ना, कभी देखे भी नहीं। एक्चुअली में होता क्या है कि वो उनकी इतनी मूवियां देख डाले हैं कि उनके किरदार को वो अपने अंदर उतार लेते हैं। जब किसी के किरदार को आप अपने अंदर उतारते हैं तो वही मोहब्बत है दोस्त, वही पागलपन है, और उसी को बोलते हैं जुनून, कुछ करने के लिए। इसी प्रकार जब आप किसी टीचर्स के वीडियोस देखते हो या किसी टीचर से पढ़ते हो, ओरिजिनलिटी बता रहा हूं, तो आप उसकी चीजों को, आप उसकी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुन रहे होते हो। यानी कि आप जो चीज सीखते हो आप मुझसे सीख रहे हो, तो जो चीज आप सीखते हो उसको आप अप्लाई जब करते हो ना, तो कहीं ना कहीं मेरी याद आएगी आपको, फिर आपको मेरे लिए एक रिस्पेक्ट पैदा होगा। जैसे मेरे टीचरों के लिए मुझे रिस्पेक्ट पैदा होता आज भी, जब कोई चीज मैं सिखाता हूं, जब कोई किसी सवाल में मैं फंसता हूं, उसको सॉल्व करता हूं, फिर सॉल्व करने के बाद जब वो एक अंदर वाली खुशी मिलती है, तो अपने टीचर्स को शुक्रिया बोलता हूं, थैंक यू सर, अच्छा आपने पढ़ाया था, इसी वजह से आज मैं यहां पे हूं। तो एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आती है, उसे ही मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत कुछ और नहीं है, मोहब्बत वो नहीं है ये दिल आशिकाना, दिल दे चुके हम सनम, वो वाला मोहब्बत नहीं है, फूल और कांटे, ये मोहब्बत नहीं है। ये तो बस फिल्म है, फिल्म में ऐसा दिखाया जाता है तो लोगों का मतलब होता है। मेरा मानना तो यही है, बाकी आप लोगों को मुझसे बेहतर पता होगा। चलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन पहचानेंगे कैसे, तो चलो ठीक है सर, इवॉल्व हो रही है। कॉपी में अगर लिखा है, पेपर में लिखा है, तो वहां पे हीट तो महसूस होगी नहीं सर। हम चाहे इधर छू लें चाहे उधर छू लें, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा। बात तो सही यार, लिखने का तरीका क्या है सर? चलो ठीक है, हम हीट से पहचान लेंगे, लेकिन लिखने का तरीका क्या, ध्यान से समझना मेरे भाई, कि अगर कोई रिएक्शन, जैसे मैं लिखा ए गिव्स बी, सॉरी ए गिव्स बी, अगर आपसे बोल दे कि डेल्टा एच क्या है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तब तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है बता दिया तो क्या दिक्कत है। लेकिन मान लीजिए कि आपको बताता नहीं है और रिएक्टेंट के साथ आपको हीट लिखता है, तुमने कहा रिएक्टेंट कौन, लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट होता है, बता चुका हूं।
यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कभी कभी ऐसा लिख देता है, बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, माइनस हीट लिख दे। क्या लिख दे, माइनस हीट लिख दे। तो आपको पहचानना होगा कि ये जो हीट यहां पे प्लस था, वहां पे माइनस लिखने का मतलब है कि वो सिर्फ घूम के वहां गया है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि डेल्टा एच निगेटिव है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि डेल्टा एच निगेटिव है। ये तीनों दिखाने के तरीके हैं, याद रख लीजिएगा। इन्हें बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। बहुत आराम से ध्यान से सुन लीजिएगा, सुन लो भैया, ठीक है भैया। चलो भैया, ओके। अब आइए इसमें बात करें कुछ, जैसे इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देना चाहता हूं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके इधर किनारे सेट कर देना चाहता हूं, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देना चाहता हूं, ठीक है। आइए ध्यान से समझते हैं। एक एक बात जो बताऊंगा ना, बहुत ही काम की बात होगी। पहली बात, आपको पता है कि ये स्टेट फंक्शन है, यानी कि इसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो डेल्टा एच कैसे निकालोगे, तो बेटा याद रखना, एच पी माइनस एच आर लिखोगे। क्या लिखोगे, एच पी माइनस एच आर लिखोगे। हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, हीट ऑफ रिएक्टेंट होगा। ठीक है सर। दूसरी बात क्या होगी, जो स्टेबिलिटी होगी प्रोडक्ट की, ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जो होगा, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा हीट इवॉल्व होगी उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा। ये बहुत गंभीर बात मैंने बता दी। पहली बात तो मैं डायग्राम से प्रूव कर दूंगा। दूसरी बात मैंने बोला कि क्या होगी, जो बेटा हीट रिक्वायर्ड होगी या रिलीज होगी वही प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा। मेरे भाई, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इसके बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो मैं सीधे बता देता हूं कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की बात अलग है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते। ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एच। किस केस में, जब ये एक्सोथर्मिक होगा तब। क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो ये मैं अभी मिटा देता हूं। सोचो, अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने में खूब एनर्जी लग रही है, यानी कि एंडोथर्मिक ज्यादा है। अगर एंडोथर्मिक ज्यादा है तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। चलो इसको मैं ग्राफ के माध्यम से बता दे रहा हूं, ध्यान से समझ लो ग्राफ कैसे होगा। ये रिएक्टेंट है और ये जाएगा ये प्रोडक्ट, याद रखना। और जो डेल्टा एच का लेवल होता है वो इनके बीच का डिस्टेंस होता है। ये मैंने केमिकल काइनेटिक में बताया था, यहां भी बता रहा हूं। ये जो डेल्टा एच होता है इनके बीच का लेवल होता है। ये क्या होता है, डेल्टा एच होता है। डेल्टा एच कैसे निकालोगे, ये वाली लाइन प्रोडक्ट की लाइन है, ये वाली लाइन किसकी है, प्रोडक्ट की हीट है। और ये वाली लाइन किसकी मेरे भाई, रिएक्टेंट की हीट है। किसकी हीट है, रिएक्टेंट की हीट है। यानी कि मेरे भाई ध्यान से समझना, यानी कि मेरे भाई ध्यान समझना, अगर कभी कोई रिएक्शन ऐसी दिखी तो उसे क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलोगे। ठीक है भैया, याद रखना इसमें स्टेबिलिटी किसकी होगी,
जिसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होगी। वहां पे मैंने जो बोला था वो एक्सोथर्मिक के लिए था, लेकिन ये एंडोथर्मिक चल रहा है। जो नीचे है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। चलो, कौन कौन से एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं? ऑल डिसोसिएशन रिएक्शन, ऑल डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होते हैं मेरे भाई? एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। किस किस को छोड़ के? एक्सेप्ट किस किस को छोड़ के? 2NO को छोड़ के N2 प्लस O2 में जा रहे हैं, ठीक है भैया। 2O3 छोड़ के 3O2 में जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? इनका डेल्टा H निगेटिव होता है, ये एक्सोथर्मिक होते हैं, याद रखना मेरे भाई। दूसरी बात, हीट ऑफ फ्यूजन की बात की जाए, हीट ऑफ फ्यूजन की बात की जाए, बेटा हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा वो भी एंडोथर्मिक होगा। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? वो भी एंडोथर्मिक होगा। अगर मैं हीट ऑफ फ्यूजन की बात करूं, यानी कि H2O सॉलिड को अगर मैं भेजूं H2O लिक्विड में, किसमें भेज रहा हूं? H2O लिक्विड में भेज रहा हूं, ध्यान से समझना। तो क्या होगा मेरे भाई? सॉलिड को हीट देना पड़ेगा लिक्विड में बदलने के लिए, तो यह भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तीसरी बात, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी किसी चीज को आप वेपर में चेंज कर रहे हो, जैसे H2O लिक्विड को चेंज कर रहे हैं H2O गैस में, तो बताइए क्या हो जाएगा? क्या वेपर फॉर्म होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? क्या वेपर फॉर्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं बात करूं हीट ऑफ सब्लिमेशन की, हीट ऑफ सब्लिमेशन की, तो बेटा मेरे कंपोर नाम सुना होगा आपने, तो बेटा उसको भी हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। यानी कि मेरे भाई कोई भी सॉलिड से गैस में जाना चाहेगा तो वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और याद रखना, हीट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बायो वाले जानते हैं बहुत अच्छे से, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे पता है रेस्पिरेशन में हीट निकलती है, फोटोसिंथेसिस में हीट रिक्वायर्ड होती है। फोटोसिंथेसिस होता है जब वो पेड़ पौधे पत्तियों से वो सूर्य की रोशनी लेके खाना बनाते हैं, शायद वही फोटोसिंथेसिस होता है। क्लास 9th में मैंने पढ़ा था, बस इतना ही जानता हूं मैं इसके बारे में। ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि बेटा यही वो टर्म्स हैं, यही वो रिएक्शंस हैं जो एंडोथर्मिक रिएक्शन हैं। पता होगा तो अच्छा लगेगा। चलें भाई आगे बढ़ते हैं, चलें भाई आगे बढ़ते हैं। चले भैया, आइए भाई। दूसरी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे पहचानोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे पहचानोगे मेरे भाई? ध्यान से समझना। अगर कोई रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है, A गिव्स B, उसका डेल्टा H गिवन है, कोई भी निगेटिव वैल्यू -x किलो जूल पर मोल। बेटा अगर किसी का डेल्टा H माइनस में दिया है, यानी कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर माइनस में नहीं दिया है तो ऐसा लिखा होगा A प्लस B प्लस हीट x किलो जूल भी लिख सकता है, या फिर ऐसा नहीं लिखा होगा तो ऐसा लिखा होगा A प्लस हीट गिव्स B। ये तीनों प्रोसेस है पहचानने के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक में आपको निकालना है तो याद रखना, डेल्टा H यहां भी निकालोगे आप HP माइनस HR से। किसके निकालोगे? HP माइनस HR से निकालोगे। अब याद रखना ग्राफ कैसे बनेगा इसका। डेल्टा H तो निगेटिव आता है, यानी कि रिएक्टेंट का लेवल ऊपर होगा, प्रोडक्ट का लेवल नीचे होगा। ये रिएक्टेंट का लेवल है, ये प्रोडक्ट का लेवल है। और ये जो डिफरेंस है मेरे भाई, ये जो डिफरेंस है मेरे भाई, ये जो डिफरेंस है ना भैया,
ये जो डिफरेंस है बाबू, किसका डिफरेंस? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस। किसका? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस। यही क्या है? डेल्टा एच है। यही क्या है? डेल्टा एच है, जो क्या होता है? HP माइनस HR होता है। और सभी को पता है कि HP का लेवल कैसा है? HP का लेवल बेटा HR से कम है। अगर HP का लेवल HR से कम है, याद रखना डेल्टा H क्या आएगा? निगेटिव आएगा। डेल्टा H क्या आएगा? निगेटिव आएगा, क्योंकि HP माइनस HR क्या होता है? लेस देन 0 होगा, यानी कि HP क्या हो जाएगा? लेस देन HR हो जाएगा। अगर आपसे कोई जनरली पूछे कि किसकी हीट ज्यादा होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, प्रोडक्ट वाले की कि रिएक्टेंट वाले की, तो आपको बताना है कि रिएक्टेंट वाले की ज्यादा होगी, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट स्टेबल बनता है जिसकी एनर्जी कम होती। अगर आप मेरे से पूछें कि सर कौन कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो बोल दूंगा कि ऑल एसोसिएशन रिएक्शन, ऑल एसोसिएशन रिएक्शन। और ये जो एक्सेप्शन है इनको भी ऐड कर लेना, ये जो एक्सेप्शन है इनको भी ऐड कर लेना। ऑल एसोसिएशन रिएक्शन मोस्टली जितने भी हैं मोस्टली। दूसरी बात, कंबसन रिएक्शन, ऑल कंबसन रिएक्शन। अगर किसी को भी जलाओगे मेरे भाई, ऑल कंबसन रिएक्शन, वो भी क्या होंगी? एक्सोथर्मिक होंगी। तीसरी बात, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में मैं बता दूं मेरे भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं? एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं। अगर मैं कंबसन की बात करूं तो इसमें किसी की भी रिएक्शन आप किससे कराते हो? ऑक्सीजन से कराते हो, और क्या बनाते हो? MO2 बनाते हो। हाइड्रोकार्बन होता है तो क्या निकलता है? पानी भी निकलता है। तुमने कहा हाँ सर समझ रहे हैं, ये अच्छी बात की आपने, कि समझा दिया हमको, बहुत अच्छी बात की कि आपने समझा दिया मेरे भाई। ठीक है भैया। आगे, रेस्पिरेशन रिएक्शन, ये बायोलॉजी का टर्म है। रेस्पिरेशन रिएक्शन जितनी होती हैं वो भी एक्सोथर्मिक होती हैं। और याद रखना जनरली फॉर्मेशन की रिएक्शन, किसी का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर उसका जबरदस्ती फॉर्मेशन नहीं किया जा रहा है तो वो भी क्या होगी? वो भी क्या होगी मेरे भाई? ज्यादातर एनर्जी रिलीज करेगी। लेकिन कुछ में क्या होता है? एंडोथर्मिक भी होता है। तुमको कोई सारे याद रखने नहीं, एक बार माइंड में रिकॉल कर लो बस, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि सारी चीजें जितनी मैं बोल रहा हूं वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बस प्रॉब्लम क्या है कि आप उसको देखो, लिखो, उससे रिलेटेड सवाल करो, लेकिन आप करते नहीं हो। जब आप नहीं करते हो तो इसीलिए आप परेशान रहते हो। ठीक ना भैया? चलें क्या भाई, आगे बढ़े क्या? चलें भैया आगे बढ़े, चलें भैया। चलिए भैया, चलिए टॉपिक लगाते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन, या हीट को ही एंथैल्पी बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, ये हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे ही होता है रिएक्शन, या फिर इसे डेल्टा RH कहते हैं। ठीक है भैया। चलिए भाई, क्या की पॉइंट है इसमें? जो की पॉइंट है वो ध्यान रखना बेटा, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट क्या है कि हीट ऑफ रिएक्शन इज ओनली applicable for balanced reaction। जैसे मैं बोलूं कि एक रिएक्शन मेरे को दी हुई है, उसकी एंथैल्पी बोले कि 100 किलोजूल पर मोल है, तो क्या वो मेरे भाई बैलेंस रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? अगर वो बैलेंस रिएक्शन होगी तभी आप बोल पाओगे, अगर बैलेंस रिएक्शन नहीं होगी तो आप बता नहीं पाओगे कि वो हीट ऑफ रिएक्शन होगा। हीट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होना जरूरी है? बैलेंस होना जरूरी है मेरे भाई। क्या होना जरूरी है? बैलेंस होना जरूरी है। ध्यान से समझें, जैसे मैंने लिखा कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O लिक्विड, एक दूसरी रिएक्शन लिखी मैंने H2 प्लस O2
हाफ O2 गिव्स H2O लिक्विड। एक दूसरी रिएक्शन लिखी मैंने, H2 प्लस O2 गिव्स H2O2 लिक्विड। एक दूसरी रिएक्शन लिखी मैंने, C प्लस O2 गिव्स लिख दो। इसको स्टेट से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, फिर भी लिख दो। CO2 गैस। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा RH किसके लिए डिफाइंड होगा, जो रिएक्शन बैलेंस होगी, जो रिएक्शन बैलेंस होगी उसी के लिए हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिफाइंड होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको बैलेंस रिएक्शन देखना है, जो बैलेंस है उसके लिए डिफाइंड है, जो बैलेंस नहीं है नहीं डिफाइंड है। ये बैलेंस है क्या, नहीं, इसके लिए डेल्टा RH डिफाइंड नहीं होगा। अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसका डेल्टा RH डिफाइंड होगा, और नीचे वाले के लिए बोलूं तो इसका भी डेल्टा RH डिफाइंड होगा, इसके लिए बोलूं तो इसका भी डेल्टा RH डिफाइंड होगा। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे समझा रहा हूं। पहला है हीट ऑफ एंथैल्पी, हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके लिए डिफाइंड होता है, जो रिएक्शन बैलेंस होती है मेरे भाइयों, जो रिएक्शन बैलेंस होती है उन्हीं के लिए डिफाइंड होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? ठीक है सर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं जो मैं अपने अंदाज में पढ़ाऊंगा। मैं किसी भी रूल रेगुलेशन के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं कुछ अपने अंदाज में तुम्हें बताता हूं कि कैसे पता करना, ध्यान से समझना। अगर कोई रिएक्शन, ध्यान से समझना बाबू, लिखी हुई है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, और इसकी एंथैल्पी मैं हमेशा जनरली डेल्टा H लूंगा, इसकी एंथैल्पी डेल्टा H अगर मान लो -x किलो जूल पर मोल दे रखी है, तो उस रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देने पे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देने पे हीट ऑफ रिएक्शन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मेरा तरीका है, यानी कि डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, -nx, यहां पे किलो कैलोरी लिख लो या फिर किलो जूल लिख लो, जो भी लिखोगे उसी हिसाब से हो जाएगा। अब अगर मैं n की जगह, ध्यान से समझना मेरे भाई, अगर मैं बोलूं कि 2a प्लस 2b लिख लूं मैं, गिव्स 2c प्लस 2d, पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो इसका डेल्टा H कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। अगर मैं भाग दे देता हूं, हाफ a प्लस हाफ b गिव्स हाफ c प्लस हाफ d, इसका डेल्टा H -x/2 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। ये सीख गए तो 90% क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। अगर तुमने ये सीख लिया मेरे भाई, 90% तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस तुम्हें सेटिंग करनी आनी चाहिए, थोड़ी सी डिफिनीशन आनी चाहिए, जो डिफिनीशन मैं बताऊंगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से, बहुत प्यार से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक घुसना चाहिए। इसमें थोड़ी सी भी चीज मिस हो गई ना मेरे भाई, तो आप चिल्पो करना स्टार्ट कर दोगे। इसमें थोड़ी सी भी चीज मिस हो गई ना, तो आप चिल्पो करना स्टार्ट कर दोगे। क्या इतनी बात समझ में आई भाई? बिल्कुल बात समझ में आ गई। चलिए दूसरी बात करते हैं। अगर कोई रिएक्शन मेरे पास, ध्यान से समझना, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी है, इसका डेल्टा H मान ले रहा हूं +x है, कुछ भी होगा, किलो जूल किलो मोल, मेरे को नहीं पता कितना है, ठीक है भाई। अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे, ध्यान से समझना, अभी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन जैसे ही पलटोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तुमने कहा यानी कि एक रिएक्शन याद कर लो, उसी को पलट दो, दो रिएक्शन बना सकते हैं। यानी कि C प्लस डी जो हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा H जो हो जाएगा वो -x किलो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। यानी कि अगर पलट के गुणा भाग कर दें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रे भैया, पलट के गुणा भाग कर दें
तो भी उसी हिसाब से होगा, ध्यान से समझना। अगर मैं इसमें 2c प्लस 2d कर दूं और 2a प्लस 2b कर दूं, इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा? इसका डेल्टा एच -2x हो जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में हमने गुणा किया है। तो दो बातें क्या समझाई मैंने मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों? क्या समझाई? ध्यान से समझना। पहली बात, अगर किसी रिएक्शन में मल्टीप्लाई करते हो तो डेल्टा एच एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोल्स बदलने पे डेल्टा एच बदल जाएगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू भी बदल जाएगी। जितने से रिएक्शन में मल्टीप्लाई करोगे उतने ही टाइम्स डेल्टा एच हो जाएगा। रिएक्शन को पलट दोगे तो नेचर बदल जाएगा, पहले एंडोथर्मिक था तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। पलटने के बाद कोई भी गुणा भाग करोगे तो पहले वाले के हिसाब से चलेगा, पहले वाले के हिसाब से, यानी कि ये जो पॉइंट है पहला है, ये जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है मेरे भाई ये दूसरा पॉइंट। क्या है? दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या? ध्यान समझना। अगर आप रिएक्शन को ऐड करते हो, ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है भैया। जैसे मैंने लिखा A गिव्स B, इसका डेल्टा H1 गिवन है, ठीक है। B गिव्स C, इसका डेल्टा H2 गिवन है। C गिव्स D, इसका डेल्टा H3 गिवन है। अगर मैं कहूं कि मुझे A गिव्स D चाहिए, A गिव्स D कैसे आएगा? क्या सारी रिएक्शन को जोड़ के आएगा कि नहीं आएगा? अगर A गिव्स D चाहिए तो सारी रिएक्शन को जोड़ लो, सारी रिएक्शन को जोड़ लो मेरे भाई, यानी कि डेल्टा H बराबर जो होगा इस रिएक्शन के लिए वो इन सभी का सम हो जाएगा, इन सभी का सम हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। और दिस इज आंसर। बहुत सिंपल है। यानी कि भैया ध्यान से समझना, अगर मैं तुमसे कह दूं A गिव्स B Q1 है, होगा मेरे को क्या? B गिव्स 2C, B गिव्स 2C, Q2 है, ठीक है, और C गिव्स D Q3 है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं A गिव्स 2D का डेल्टा H क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ध्यान से समझना। 3 रिएक्शन गिवन है, चौथी पूछ रहा है। बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से सोच के बताना कि यार इन तीनों को जोड़ दूं तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन एक लोचा है। लोचा क्या भाई? B से B तो कट जाएगा, C से C नहीं कटेगा, यानी कि इस वाली इक्वेशन में 2 से गुणा करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पे बेटा हर एक चीज में गुणा हो जाएगा। जब 2 से गुणा करोगे 2C कट जाएगा, यहां पे 2D आ जाएगा, यानी कि इसका जो डेल्टा H हो जाएगा वो Q1 प्लस Q2 तो होगा, लेकिन 2Q3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2Q3 हो जाएगा। देख लो ध्यान से। देख लो भैया, फिर बाद में चचाइन नहीं। चले भैया, चले भैया, चलिए भैया। अब ध्यान से समझना, फिजिकल स्टेट पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O लिक्विड बना रहा है। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O गैस बना रहा है। ये भी गैस से है, ये भी गैस है, ये भी गैस है,
ये भी गैस। याद रखना मेरे भाई, याद रखना। अगर तुम ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत आराम से, इत्मीनान से, प्यार से, मोहब्बत से ध्यान रखना कि अगर तुम्हें यहां पे लिक्विड मिल रहा है, यहां पे गैस मिल रहा है, तुमको लगेगा रिएक्शन सेम है, लेकिन रिएक्शन सेम नहीं रे बाबा। इसका डेल्टा एच माइनस 285 किलो जूल के आसपास होगा और इसका डेल्टा एच लगभग माइनस 201 और डेल्टा 2 मान ले रहा हूं 242 किलो जूल के आसपास होगा। और यहां पे जो डेल्टा H1 होगा वो डेल्टा H2 के बराबर नहीं होगा। यानी कि मेरे भाई ध्यान से समझना, यानी कि स्टेट पे ये डिपेंड करते हैं, ये स्टेट पे डिपेंड करते हैं। कभी भी ऐसा दिखे ना कि कोई प्रोडक्ट लिक्विड में है और कोई प्रोडक्ट गैस में है, तो दोनों की जो एंथैल्पी होगी ना वो डिफरेंट होगी, दोनों की एंथैल्पी क्या होगी, डिफरेंट होगी मेरे भाई। चलो तुमने कहा ये अच्छी बात है, समझ में आ गया। और क्या प्रॉपर्टी बताना चाहते हो? एलोट्रोपिक फॉर्म ले लो। आपको वैल्यू नहीं याद करनी है, ध्यान से समझना। जैसे मेरे भाई ध्यान समझना, सी ग्रेफाइट ले लूं मैं और इसकी रिएक्शन मैं O2 गैस से करा दूं, सी ग्रेफाइट सॉलिड होता, यहां पे मैंने CO2 गैस बना लिया। ठीक है भैया, स्टेट सेम है। यहां पे मैंने सी डायमंड ले लिया और इसकी रिएक्शन O2 गैस से करवा ली, क्या बन जाएगा, CO2 गैस। इसका मैं मान ले रहा हूं एंथैल्पी डेल्टा H1 है, इसका एंथैल्पी डेल्टा H2 है। बेटा जब इनके एलोट्रोपिक फॉर्म अलग अलग होंगे, यानी कि ये अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म है, रिएक्शन दोनों देखने में सेम लग रहा है, यानी कि मेरे भैया इसकी जो एंथैल्पी होगी वो आपस में बराबर नहीं होगी, इसकी जो एंथैल्पी होगी वो आपस में बराबर नहीं होगी मेरे भाई। जरूरी नहीं है कि कार्बन लेके बनाओ, आप दूसरी रिएक्शन बना सकते हो। जैसे दूसरी रिएक्शन मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूं, दूसरी रिएक्शन मान लो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, समझ गए हो तो। SO2 गैस, SO2 गैस, यहां पे 1/8 S8 रोम्बिक ले लू मैं, यहां पे 1/8 S8 मोनोक्लिनिक ले लू। बेटा एलोट्रोपिक फॉर्म अलग अलग है, सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। रोम्बिक स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, यानी कि यहां पे जो डेल्टा H1 और डेल्टा H2 होगा वो दोनों अलग अलग होगा, गलती मत करना। जो डेल्टा H1 और डेल्टा H2 होगा वो दोनों अलग अलग होगा भैया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, एक फैक्टर और देख लो फिर आगे बढ़े। चले भाई। ठीक है भैया, आओ टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं। एक होता किरचॉफ इक्वेशन, ये किरचॉफ इक्वेशन सिर्फ तुम्हें याद रखनी है, अप्लाई करने को हो सकता ना मिले लेकिन कहीं मिले तो लगा देना। ठीक है भैया, ठीक है भैया। अगर आपको कहीं ऐसा दिखे डेल्टा CVM बराबर, अच्छा डेल्टा CPM दिखे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको बोलते हैं डेल्टा H, यानी कि डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगा। ये इक्वेशन है किरचॉफ की। क्या है ध्यान से समझेंगे। डेल्टा CPM कैसे निकालेंगे, डेल्टा CPM कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ CP प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ CPM
रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन का जब डेल्टा आप निकालते हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके ही निकालोगे। क्या निकालोगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके ही निकालोगे, वो गिवन होगा। जो डेल्टा H2 है वो क्या है? डेल्टा H2 है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2। और डेल्टा H1 क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1। T1 T2 क्या है? अलग अलग टेम्परेचर है। ऐसा बोलेगा कि अलग अलग टेम्परेचर पे इसकी एंथैल्पी इतनी है, इसकी एंथैल्पी उतनी है, तो डेल्टा CPM निकालो। या डेल्टा CPM देके पूछ लेगा कि इसकी T1 पे एंथैल्पी इतनी है, टेम्परेचर इतना कर दिया, तो एंथैल्पी कितनी होगी। ये इक्वेशन आप यूज करके निकाल सकते हो, लेकिन जनरली आपसे ये याद करने को बोला जाएगा, और इसको आप याद करना। अभी इस पर एक सवाल करवा दूंगा। इस इक्वेशन को याद करके रखना मेरे भाई। इस इक्वेशन को याद करके रखना। आर मतलब होता है रिमेंबर, आर का मतलब है रिमेंबर। ये इक्वेशन तुम्हें याद करनी पड़ेगी। इसे तुम्हें याद ही करना मेरे भाई, याद नहीं करोगे तो पछताओगे, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन पूछेगा। क्या पूछेगा? डायरेक्ट इक्वेशन पूछेगा। अब इसी को थोड़ा सा मैं कॉपी कर लेता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना कि अगर ये डेल्टा CBM होता, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तब आपको पता है V की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? U की बात करते हैं। U मतलब इंटरनल एनर्जी, तो जाता डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 अपॉन T2 माइनस T1। और डेल्टा CBM कैसे निकालते हैं? डेल्टा CBM कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ CBM प्रोडक्ट का सम माइनस समेशन ऑफ CBM रिएक्टेंट। बिल्कुल सही बात। ये जो डेल्टा U2 है ये क्या है? ये है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट टेम्परेचर T2। तुमने कहा सही बात है। डेल्टा U क्या होता है? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। और डेल्टा U1 क्या हो जाएगा? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट टेम्परेचर T1। और T1 और T2 कौन से टेम्परेचर हो जाएंगे? इन पे सवाल मिलेंगे तो कराएंगा, नहीं तो इसे सिर्फ आपको याद रखना है। इसे आप याद रख लो मेरे भाई, मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसे याद रख लो, मतलब याद रख लो भैया। अरे भैया याद रख लो इसे। चले भाई आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें क्या? चले भैया आगे बढ़ें क्या? ठीक है भैया, ये देख लिया। अब ध्यान से समझना। मैंने एक रिएक्शन लिखा, एक रिएक्शन लिखा H2 सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, ये भी गैस ही है, सॉलिड क्यों लिख रहा हूं, गिव्स H2O गैस। इसका जो डेल्टा H है वो X है। ठीक है भैया, ठीक है। H2 प्लस H2O प्लस हाफ O2, ये गैस है, ये गैस है, गिव्स H2O2 गैस। इसका जो डेल्टा H है वो Y है, ये क्वेश्चन है। देन फाइंड डेल्टा H फॉर द रिएक्शन। जो सेटिंग बताई है उसी से ध्यान पे रखना भाई मेरे। H2 प्लस O2
gives H2O2 गैस। क्वेश्चन के करने का तरीका क्या, ध्यान से देख लो मेरे भाई, तुमको बहुत मजा आएगा। करना क्या है, पहले 2 या 3 रिएक्शन दे रखी होगी, पहले मास्टर रिएक्शन देखो कि तुम्हारी ओरिजिनल रिएक्शन कौन सी है, किस रिएक्शन से तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट निकालना है, कौन सी रिएक्शन तुम्हें चाहिए। हमें चाहिए H2O2 और H2O2। हमने कहा यार इन दोनों रिएक्शन से सेटिंग करके ये लाना है, सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। मैंने बहुत सोचा, मैंने घूरा, मैंने बहुत सेटिंग लगाई, फिर मेरे को समझ में आया यार कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं यार, एक चीज तो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक चीज तो मिल जाएगा। चलिए ट्राई करिए आप लोग। चलिए भाई, इस रिएक्शन को जोड़ लिया मैंने कहा इसको जोड़ते हैं। अगर इसको जोड़ा मेरे भाई, ध्यान से समझना, तो मेरे को क्या मिल रहा है, H2 प्लस, ये और वो कट जा रहे हैं, ये और वो कट जा रहे हैं। H2 प्लस हाफ O2 क्या हो गया, O2 हो गया, गिव्स H2O2 हो गया। तो इसका जो डेल्टा H आएगा इन दोनों रिएक्शन को जोड़ने पे आया है, तो X प्लस वाई हो जाएगा। खत्म, खल्लास। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भैया, क्या मेरी बात समझ में आई क्या भैया, क्या मेरी बात समझ में आ गई है। चलो फिर अगला सवाल पूछता हूं तुमसे। C सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO गैस, इसका जो डेल्टा H है वो X है। C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, इसका जो डेल्टा H है वो Y है। आपसे कह रहा है कि CO सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस का निकाल दो डेल्टा H, क्या आएगा। चलिए ट्राई करिए, मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। X प्लस वाई, X माइनस वाई, Y माइनस एक्स, D माइनस एक्स माइनस वाई। मैं मान जाऊंगा कि वो खतरों का खिलाड़ी है, मैं मान जाऊंगा कि वो खानदानी बॉन्ड है, मैं मान जाऊंगा कि उसको सब समझ में आ रहा है, मैं मान जाऊंगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। अगर ये सवाल तुमने कर लिया, 2 रिएक्शन दे रखी है, सेटिंग करके लानी है। सेटिंग करना बहुत आसान है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी सिखाया था कैसे सेटिंग करोगे। जो रिएक्शन लानी है वो कैसे ला सकते हैं वो देखो, जो रिएक्शन लानी है वो रिएक्शन कैसे ला सकते हैं वो देखो, उस पर ध्यान दो। चलिए हो गया भैया। अब ध्यान से देखना, मैंने जब इस रिएक्शन को देखा तो मेरे को एक बात समझ में आया यार कि पहली दूसरी रिएक्शन को अगर देखी जाए, पहली दूसरी जो गिवन रिएक्शन इसको देखी जाए तो इससे ये ला सकते हैं। तुमने कहा कैसे, लेकिन कैसे। हमने कहा अगर पहली रिएक्शन को मैं पलट दूं, सिखा रहा हूं मैं, पहली रिएक्शन को मैं पलट दिया, तुमने कहा पलट दो तो मैंने पलट दिया। भाई मेरे बाप का क्या जाएगा, पलटना ही तो है, लेकिन इसका डेल्टा H माइनस एक्स हो जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं। तुमने कहा दूसरी रिएक्शन ऐसे ही उतार लो, हमने कहा ऐसे कैसे मान लें, आप कुछ भी बोलोगे, क्योंकि CO2 मुझे चाहिए प्रोडक्ट साइड, CO2 मुझे चाहिए प्रोडक्ट साइड, और इसमें भी है प्रोडक्ट साइड, तो उसको ऐसे ही उतार लो, यानी कि C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस हो जाएगा। अगर वैसे ही उतार रहे हो तो इसका डेल्टा H Y हो जाएगा। हमने कहा इसको जोड़ दो। तुमने कहा जोड़ने का कोई फायदा है, जोड़ने का कोई फायदा है, हमने कहा जोड़ दो। फिर देखो, तुमने कहा जोड़ देते हैं, सॉलिड से सॉलिड कट गया, ये इससे कट गया तो यहां हाफ आ जाएगा, तो CO प्लस हाफ O2, हाफ क्यों आया, क्योंकि वो वाला हाफ इसमें से घट जाएगा, गैस गिव्स
CO2 गैस। देखो क्या जो तुम्हें चाहिए था वही आ गया, क्या जो तुम्हें चाहिए था वही आ गया है, बिल्कुल आ गया है मेरे भाई। यानी कि -x+y आ चुका है, -x+y आ चुका, जिसे हम y -x लिख सकते हैं, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, y -x लिख सकते हैं। अगर दोस्तों तुमने ये कर लिया, मेरा सीना गदगद हो जाएगा, मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा, मुझे मजा आ जाएगा, मुझे लगेगा हां मेरे बच्चों ने कर लिया, हां मेरे बच्चों ने कर लिया भाई। चले भैया, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल, S सॉलिड प्लस, क्या फर्क पड़ता, S सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स SO2 गैस। S सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस गिव्स SO3 gas. Then find enthalpy. 2SO3 gas gives 2SO2 gas plus O2 gas। ठीक है भैया, इसका डेल्टा H मान लो X दे रखा है, इसका डेल्टा H मान लो Y दे रखा है, इसका डेल्टा H निकालना है मेरे भाई। जो बता दिया मैं खानदानी बॉन्ड मानूंगा उसे, ये बता दिया तुमने खेलना सीख लिया मेरे भाई। अगर ये बता दिया तो तुमने खेलना सीख लिया है। क्या सीख लिया मेरे भाई, खेलना सीख लिया है। क्या सीख लिया मेरे भाई, खेलना सीख लिया है भैया। क्या सीख लिया बउआ, खेलना सीख लिया है। चलो मेरे भाई देखते हैं कि क्या होने वाला है। चलिए, ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो आप ऑप्शन अपने हिसाब से बता दीजिएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखो अभी बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किस पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब है फिजिक्स। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आती है तो मैं आपको मान के चल रहा हूं कि आपके केमिस्ट्री में 180 नंबर आएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में इतनी दम नहीं है कि तुम्हें रोक सके। सबसे जो टफ पार्ट होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री होता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे लगे कहानी चल रही है। मैं भी इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूं, मैं भी इनऑर्गेनिक आने वाले नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स में पढ़ाऊंगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि एकदम कहानी बताता हूं मैं। अब डेमो वीडियो जाके देखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे बनाई मैंने, आपको बहुत ही फील आएगा, आपको लगेगा क्या बात, क्या बात, शानदार, जबरदस्त। मतलब एक एक चीजों को रिलेट करके बताना होगा फिजिकल में, लेकिन वो चीज तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कैलकुलेशन चाहिए। अपने को कैलकुलेशन नहीं है ना तो मजा नहीं आता, फील नहीं आता। फील कैसे आएगा, कहानी से आएगी। चलो भाई सॉल्व करो भैया, फटाक से सॉल्व करो। देखो मैं चाहता ना तो मैं तेजी तेजी करा देता, लेकिन नहीं, मैं आज बहुत धीरे धीरे कराऊंगा, बहुत आराम आराम से कराऊंगा। हो गया। मैंने इस रिएक्शन को देखा, मैंने दिमाग लगाया, दिमाग तो है नहीं फिर भी भगवान ने जो भी दिमाग दिया है, मैंने इस रिएक्शन को देखा, मैंने फिर दिमाग लगाया। हमने कहा यार इस रिएक्शन को देख के अच्छा नहीं लग रहा। तुमने कहा अच्छा तो लग रहा है, जो मेन मेन है उनको पकड़ लो। तुमने कहा ये कट गए हैं, ठीक है भैया, ये 2SO2 है, 2SO3 आ गया है, यानी कि ये रिएक्शन पलटी है और 2 से गुणा किया गया है। वो रिएक्शन वैसे ही है, उसमें 2 से गुणा किया गया है। तुमने कहा अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। तुमने कहा ऐसा है, देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, लिख लो। हमने कहा मैं लिख लेता हूं 2S सॉलिड, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट साइड SO2 है, ठीक है भैया। 2O2 गिव्स 2SO2, ठीक है भैया। स्टेट चेंज नहीं होगा, स्टेट नहीं लिख रहा हूं, ठीक। इसको पलट दो, मैंने लिख दिया 2SO3 गिव्स 2S प्लस 3O2, ओके। अगर मेरे भाई इसको 2 से गुणा कर दिया तो इसका डेल्टा H 2x हो जाएगा, इसको पलटा तो -2y हो जाएगा, खत्म, अल्लाह। अब तुमने कहा भैया हम तो 30 मार्क खाए सर, हम तो जोड़ लेंगे, जोड़ दो। सॉल्यूशन तो बेटा एक लाइन में है, जोड़ दो।
वहीं जहां दिया होगा ना वहीं पलट देना, जोड़ दो। तुमने कहा सर एस से एस कट जाएगा, हमने कहा काट दो, O2 से, ठीक है, 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2, तो इसका डेल्टा H कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y। PYQ के 90% क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे, 90% क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे। बताना कि आप लोगों को अच्छा लगा क्या। आप लोग रेटिंग नहीं करते हो, आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो तो देखे हो लेकिन रेटिंग नहीं किया आप लोगों ने। तो चलो कभी रिवीजन करने जाना तो वीडियो पे रेटिंग कर देना, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं 5 स्टार रेटिंग करो, ठीक है, आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो आप एक भी कर सकते हो, मैं उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं कर रहा हूं, आपका अधिकार है, आप जो चाहो वो कर दो, लेकिन रेटिंग कर दो यार, अच्छा लगेगा। अब क्योंकि बैच भी खत्म हो रहा तो उसी हिसाब से मुझे फिर से मौका मिलेगा कि मैंने अच्छा किया कि नहीं किया, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि आप बहुत अंडररेटेड टीचर हो, आप अच्छे हो, लेकिन आपका उतना वो नहीं है वैल्यू। ठीक है, नए भी हैं, मैं इतना वो भी नहीं है, मैं कंपेयर भी नहीं करता हूं यार आसपास के लोगों से, सारे सभी टीचर अच्छे होते हैं, बट हाँ, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो ना रेटिंग जरूर करना यार, ठीक है। तो सारी वीडियो पे रेटिंग कर देना, जो बच्चों ने नहीं किया होगा मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो करते हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं वो, भगवान उनका भला करे, गॉड ब्लेस यू। चलें भाई आगे बढ़े। क्या इतनी बात समझ में आ गई भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर समझ में आ गया। अब ध्यान से समझो, एक होता है हेस लॉ, इसका बड़ा भौकाल है लेकिन है ये 2 कौड़ी का। अगर आप मेरे से पूछे हेस लॉ क्या है, तो अभी जो कर रहे थे अभी जो कर रहे थे, अभी जो कर रहे थे वही करेंगे, बस इसकी एक स्टेटमेंट होती है, एंथैल्पी ऑफ ए कंप्लीट रिएक्शन, एंथैल्पी इन ए कंप्लीट रिएक्शन इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम, पाथ चाहे जो हो, पाथ चाहे जो हो। कंप्लीट रिएक्शन में आप एक लूप में जा रहे हो, पाथ का कोई मैटर नहीं है, पाथ आप कहीं से भी लेके जाओ। तुमने कहा अच्छा स्टेट फंक्शन इसीलिए बोल रहे हो, हमने कहा हाँ, सुनना जरा बाबू, जैसे मैंने लिखा ए से मैं बी जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन किसी ने कहा नहीं तुम सी से होके जाओगे, तुम कहां से होके जाओगे, सी से होके जाओगे। हमने कहा चलो ठीक, अच्छी बात है। ए से बी जाना अगर डेल्टा H1 है और ये डेल्टा H2 है, ये डेल्टा H3 है मेरे भाई, तो हेस लॉ कहता है कि ए से बी जाने में जो लगा है, ए से बी जाने में जो लगा, याद रखना अगर आप तीर के अपोजिट चल रहे हो, जे स्टार समझ लो, लूप कोई भी पकड़ लो, आप एरो के साथ चलोगे, एरो के साथ चलोगे, क्या गजब की बात बता रहा हूं, जब हम पढ़ते थे कोई बताए नहीं, तो पॉजिटिव साइन लेना, एरो के अपोजिट चलोगे, अगर एरो के अपोजिट चलोगे तो निगेटिव साइन लेना। तुमने कहा क्या खत्म हो गया सर? कई बच्चे तो सोचते हैं साल भर की सर किधर चलें, इधर से उधर, हमने कहीं भी चल पे, हमने कहा कोई भी रिलेशन बना दो। तुमने कहा नहीं सर हम तीर देखेंगे, ए से बी चलेंगे, क्या चलेंगे, ए से बी चलेंगे, तो ए से बी चलने में जो डेल्टा H लगा वो क्या है, डेल्टा H1 बराबर, अब ए से बी इधर से भी जाया जा सकता है, तो ए से सी आए डेल्टा H2 जो बच्चे कम जानते हैं, प्लस सी से बी आए तो डेल्टा H3, ठीक है भैया। चलो ये रिलेशन तुम्हें मिल गया, मैं भी मानना हूं कि सही है, बढ़िया रिलेशन है, जबरदस्त है, लेकिन मान लो मैंने नशा किया, मैंने एग्जाम में नशा किया, मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा मैं क्या लूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लूं, तो मैंने कहा मैं ए से सी लूंगा, मैं ए से सी लूंगा, तो ए से सी ले लिया तो डेल्टा H2
ए से सी ले लिया तो डेल्टा H2 बराबर हो गया। अब डेल्टा H2 बराबर हो गया, अब मैं ए से सी जाने का दूसरा रास्ता ये है, ध्यान से कान खोल के समझ लेना। ए से सी जाने का दूसरा रास्ता ये है, तो यहां पे लिखूंगा डेल्टा H1, क्योंकि मैं तीर के हिसाब से चल रहा हूं ए से बी और बी से सी, लेकिन बी से सी चलूंगा मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा H3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा H3 हो जाएगा। यानी रास्ता कोई भी लो, आंसर सेम आने वाला है। इसको इधर भेज दो तो डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 हो जाएगा। पहले भी वही आ रहा था, अभी भी वही आ रहा है। यानी कि लूप कोई भी लो, लूप कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हेस लॉ कहता है। समझ में आया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं। ए बी सी डी आओ ध्यान से, इसको डेल्टा H1 बोल देते हैं, इसको डेल्टा H2 बोल देते हैं, इसको डेल्टा H3 बोल देते हैं, इसको डेल्टा H4 बोल देते हैं, इसको डेल्टा H5 बोलते हैं। कोई भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कहा सर कैसे रिलेशन निकाले, हमने कहा कोई भी कोना पकड़ लो। तुमने कहा ऐसा मैं ए से बी चलूंगा, हमने कहा चल दो। ए से बी चला तो डायरेक्ट आ गया डेल्टा H1, ठीक है भैया। तुमने कहा तो दूसरा रास्ता ये है, ये है, हमने कहा एक पकड़ लो कोई। तुमने कहा ऐसा है, डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, सही भैया, एक रिलेशन आ गया। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। तुमने कहा नहीं, डेल्टा H1 वाला मैं एक और फॉर्मूला निकालूं, हमने कहा निकाल लो। तुमने कहा डेल्टा H1 ए से बी चल रहा हूं, अब मैं इस लूप में चलूंगा। मैं कहा चल लो, क्या फर्क पड़ता है, चल भाई तू, प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। तुमने कहा ये भी सही, हमने कहा ये भी सही। अब ध्यान से समझना, कोई बच्चा बहुत ही तेज था, उसने कहा मैं सी से भी जाऊंगा। आप बी से डी भी जा सकते हो, लेकिन देखो सी से बी दो रास्ते हैं, सही सही रास्ता लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लो कभी भटक गए हो तो अपोजिट भी चल सकते हो, लेकिन अपोजिट मत चलो यार। काहे कहा, अरे जब सीधे सीधी घिसी उंगली निकल रही, काहे टेढ़ी करोगे, टूट जाएगा। सीधे सीधे चलो ना यार, सीधे चलना है। सी से भी चलो, सी से भी चलो तो डेल्टा H3 आएगा एक में, दूसरे में क्या आएगा, डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। दूसरे में क्या आ जाएगा, डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। ये भी समझ में आ गया भाई। और एक बात और समझ में आ गया, क्या डेल्टा H2 प्लस जो डेल्टा H3 है, अरे ये दोनों तो बराबर है ना, डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 है, वो बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5 के। तुमने कहा सर ऊपर वाला आएगा, बिल्कुल ऊपर वाला आएगा। डेल्टा H2 से डेल्टा H2 काट दो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H3 बराबर डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5 आएगा। ये हमने बराबर करके निकाल लिया और वो हमने इक्वेशन से निकाल ली, तो तुम्हें एक आइडिया लग चुका होगा, एक आइडिया लग चुका होगा भाई कि रिएक्शन को कैसे सॉल्व करनी है, हेस लॉ कैसे लगाना है। हेस लॉ कहता है एक लूप पकड़ो और उसकी एनर्जी आप किसी भी पास से जाओगे सेम रहेगा, कंप्लीट लूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीट लूप होना चाहिए। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी सेम होगी। एनर्जी क्या होगी, सेम होगी मेरे भाई, एनर्जी क्या होगी, सेम होगी मेरे भाई। चले भाई आगे बढ़े क्या, चले भाई आगे बढ़े। अगर इतनी बात समझ में आ गई है, अभी तो हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं ना भैया। चले भैया, चलो
इतनी बात समझ में आ गई हो? ये दोनों डिलीट कर दो क्योंकि हम बिना टॉपिक के पढ़ लिए थे। आइए भैया सवाल करते हैं, ध्यान से समझना। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच हीट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये तो बेटा सेल हो जाएगा। हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। नहीं, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हीट इज एब्जॉर्ब्ड। आराम से देखना बच्चों, पहले तुम कर लो फिर मैं करूंगा, क्योंकि बेटा गुरु तो गुरु ही है, चेले को शक्कर बनना है। आपको आगे जाना है, आप ट्राई करो और आप देखो क्या सही हो, क्या देखो कर पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखो तुमको मजा आ रहा है क्या? बहुत सारे बच्चों ने कहा सर कि आयनिक इक्विलिब्रियम में और केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने बहुत जगह पे टेस्ट दिया। बहुत सारे बच्चे मैसेज किए थे मेरे, 180 आउट ऑफ 180 आए सर, बहुत अच्छा लगा। जो अपना पेपर हुआ था अभी संडे को, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स में भी बच्चों के 180 176 तक आए, या 175 तक। एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गए। तो मेरा जो कंटेंट है ना बेटा, वो आप देख लो कि मैं कितना ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूं, उस हर टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लो यार, सारे सवाल बनना है। ऐसा नहीं कि मैं मतलब बोल रहा हूं, आप करो ना, आप करोगे तभी तो चेक कर पाओगे। लेकिन तुम्हें अब चेक करने का समय थोड़ी रहा यार। इसका -50। दूसरी रिएक्शन है उससे कुछ मिलती जुलती है, तुमने कहा इसी में 2 से गुणा कर दो, इसी रिएक्शन में 2 से गुणा कर दो, तो भैया -50 की जगह क्या हो जाएगा? -100 हो जाएगा। -50 की जगह -100 हो जाएगा। क्या आपका भी आंसर आया था? क्या आपका भी आंसर आया था मेरे भाइयों? ये भी अच्छे लेवल का सवाल था। क्या आपका भी आंसर आया था? क्या आपका भी आंसर आया था मेरे भाई? ध्यान से समझना। अगर मैं पूछूं कि एक एसिड है वो डिसोसिएट हो रहा है अपने आयंस में, बेटा डिसोसिएशन की रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी। डिसोसिएशन की रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी। ज्यादा सोचना ही नहीं है, एक्सेप्शन हमने याद करवाया है। चलो अच्छा रुक जाओ। आओ ये सवाल करो। ये सवाल तो अभी तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है ये करो। अच्छा सवाल है। ला 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 ला, मुकाबला मुकाबला, लेला तू लेला भैया। मैंने कहा यार x गिव्स टू आई चाहिए, x गिव्स टू आई चाहिए, यानी कि लास्ट वाले में 2 से गुणा करना पड़ेगा। जोड़ते समय इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने कहा यार जोड़ देंगे तो x गिव्स टू आई आ जाएगा, यानी कि इसका जो डेल्टा h हो जाएगा। देखा सवाल लिखा हुआ है ना, देखा मैंने कितना पेन चला, इसमें 2 से गुणा किया, लिखा Q1, लिखा Q2 प्लस 2W 2I 2W 2W कट गया, Z से Z कट गया, 2Q3 2Q3। समझ में तो आ ही गया होगा, समझ गए भैया? मिली सेकंड्स में आंसर है। अगला सवाल, सेटिंग। दिल खुश कर दिया भाई, ये नीट 2024 पे आने वाला नीट 2024 पे आने वाला है और आपकी बेहतरीन रैंक आने वाली है, इसका मैं वादा कर रहा हूं। गुलाबी आंखें
जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। लास्ट लेक्चर में मैं गाना सुनाऊंगा तुम लोगों को। नहीं, लास्ट लेक्चर में नहीं, मैं सोच रहा हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम ना जब खत्म करूंगा तो लाइव क्लास ले लूंगा, सही रहेगा ना, एक बार बातचीत भी हो जाएगी। और परेशान मत हो समरी लेक्चर सबका दूंगा, मुझे याद है, तुम लोग चिल्लपो मत करना। समरी लेक्चर सबका दूंगा क्योंकि समरी लेक्चर सिर्फ रिवीजन में काम आएगा, ठीक है ना भैया? ठीक है, जब तुम्हें लगेगा अपना रिवीजन देख लेना, है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि तब समय भी मिल जाएगा, एक एक 1.5 घंटे का, ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम 1.5 घंटे का, उससे ज़्यादा नहीं देना, बस एक रिकैप देना। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? चलो भाई यार सोच बहुत देर से रहा हूं, इन दोनों से सेटिंग करके उसको लाना है। ये वाली रिएक्शन ऐसे रखनी पड़ेगी, ये वाली भी रिएक्शन ऐसे रखनी पड़ेगी। जोड़ दें तो, अबे यार जोड़ दो भैया, जोड़ दो बाबू। -110.5 -283.2। कैसी बात कर रहे हो यार, कितना सिंपल सवाल हो गया। -393.7 देख लो, -393.7 -393.7, क्या बात। इसे हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं, जिसे डेल्टा एफ एच या डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भैया, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन याद रखना, स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है? यहां पे जो प्रेशर होता है वो 1 बार होता है, या कुछ लोग 1 एटीएम भी लेते हैं, बार एटीएम लगभग सेम ही है। कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है, और जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन होता। एसटीपी वाला अलग होता, एसटीपी वाला अलग होता है, वो अलग चीज है। यहां पे स्टैंडर्ड कंडीशन ये है, यानी कि अगर मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, डेल्टा एफ एच नॉट या फिर डेल्टा एच एफ नॉट। एफ का मतलब होता है फॉर्मेशन, देख लो पहले नाम देख लो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन। कब बोलते हैं? जब 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जब 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है मेरे भाई। क्या होता है? जब 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है भैया, चलो इतनी बात समझ में आ गई, आओ आगे बढ़ते हैं। when 1 mole substance formed from its reference state बस 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए, किससे? रेफरेंस स्टेट से। और हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये, हीट ऑफ फॉर्मेशन दोनों होता है, इज एक्सो एंड एंडो। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम ये होता है एक्सो ही होता है, लेकिन एंडो एक्सो दोनों हो सकता है। तुमने कहा सर कैसे फॉर्मेशन करेंगे जरा बताओ। हमने कहा सुनो एग्जांपल देते हैं। जैसे H2 गैस ले लिया हमने, प्लस हाफ O2 गैस ले लिया। नेचर में ऑक्सीजन O2 में पाया जाता है, नेचर में हाइड्रोजन H2 में पाया जाता है।
अगर ये मिलके H2O गैस बना रहे हैं या H2O लिक्विड बना रहे हैं तो बेटा ध्यान से समझना, इसको हम लोग डेल्टा FH बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेल्टा FH बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेल्टा FH बोलेंगे, क्योंकि 1 मोल सब्सटेंस बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? 1 मोल सब्सटेंस बनना चाहिए, अपने रेफरेंस स्टेट से बनना चाहिए। रेफरेंस स्टेट क्या है अभी समझा रहा हूं, अब टेंशन मत लो मेरे भाई। अगर मैं यहां पे लिख दूं 2H2 प्लस O2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और मैं बोल दूं 2H2O लिक्विड, तो यहां पे जो रिएक्शन निकलेगी, जो हीट निकलेगी, इसकी जो हीट निकलेगी मेरे भाई, वो डेल्टा FH नहीं होगा। यानी कि इसकी हीट ऑफ रिएक्शन जो होगी, इसकी जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो डेल्टा FH नहीं होगा, वो डेल्टा FH नहीं होगा मेरे भाई। यहां पे जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी, जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो डेल्टा FH होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो यहां पे हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो डेल्टा FH नहीं होगा, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है मेरे भाई? जब एलिमेंटल स्टेट या रेफरेंस स्टेट से बनते हैं। दूसरा, 1 मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए, 2 मोल नहीं। यहां पे कितने मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है? 2 मोल हुआ है, इसीलिए नहीं होगा। अब मुद्दा है एलिमेंट का रेफरेंस स्टेट कैसे पता करेंगे? रेफरेंस स्टेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है भैया, ध्यान समझना। पहली बात, ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। किसमें एग्जिस्ट करता है? सॉलिड फॉर्म। जैसे कोई भी मेटल ले लो, Na सॉलिड, Mg सॉलिड, सारे Na, Mg, Fe, मैग्नीज, ETC, ठीक है भैया। ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। दूसरी बात, इन गैस, गैस में कौन कौन एग्जिस्ट करते हैं आपको पता है ना? 11 गैस होते हैं। नोबल गैसेस H2, O2, N2, Cl2, F2। H2, O2, N2, Cl2 और F2 ये किस में एग्जिस्ट करते हैं? ये गैस में एग्जिस्ट करते हैं। तीसरी बात, लिक्विड में कौन कौन एग्जिस्ट करते हैं? इन लिक्विड गैलियम, Br2, फ्रांसियम, सीजियम भी होते हैं लेकिन नहीं लिख रहा हूं मैं, मरकरी, बस 3। सॉलिड फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं। गैस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। चौथी बात, जो कार्बन है ना वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट। पांचवा, जो फास्फोरस होता है वो P4 व्हाइट में एग्जिस्ट करता है, जिसे कुछ लोग एलो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे P ब्लॉक में आप पढ़ोगे, लेकिन अब तो सिलेबस में रहा नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। छठा, जो सल्फर होता है वो S8 रोम्बिक में एग्जिस्ट करता है। किसमें? S8 रोम्बिक में एग्जिस्ट करता है। सारे हो गए, लगभग सारे हो गए रेफरेंस स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। तुमने कहा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो एलिमेंट अपने रेफरेंस स्टेट में होंगे उनके फॉर्मेशन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी 0 होगी। क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रेफरेंस स्टेट एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0। क्यों?
क्योंकि वो नेचर में है, उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है रे भाई, उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम सवालों से खेलोगे तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मुझे पता है इसलिए मैं खेल रहा हूं। टीचर वही है जिसको मैक्सिमम चीजें पता होती हैं, अच्छी चीजें। मान लो मुझे लर्न वाली चीज नहीं पता हो, लेकिन याद हो जाता ना पढ़ाते पढ़ाते, तो याद ही है। मान लो नहीं पता हो, लेकिन ये मैक्सिमम अच्छी चीजें हैं जिन्हें पता होना चाहिए। तुमने कहा क्या बोला? मैंने बोला स्टैंडर्ड जेई एडवांस में आया भैया, ये सवाल करवाएंगे आज नहीं कल लेके आएंगे, आज तो लाए नहीं है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेफरेंस स्टेट एलिमेंट विल बी 0। मतलब यानी कि जैसे मैं लिखूं डेल्टा एफ एच नॉट H2 गैस, तो क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि H2 गैस को बनाने की जरूरत नहीं है, वो नेचर में पाया जाता है। यानी कि मैं आपसे बोलूं कि डेल्टा एफ एच नॉट Br2 लिक्विड, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ब्रोमीन को बनाने की जरूरत नहीं है। 7वां पॉइंट याद रख लेना। I2 जो होता है वो सॉलिड होता है, पहले सॉलिड स्टेट में पढ़ाते थे अपन, अब नहीं पढ़ाते। ठीक है भैया, ठीक है। अगर कार्बन ग्रेफाइट की जगह कार्बन सॉलिड लिखेगा तो डिनाई मत करना रे बाबा। और अगर सल्फर 8 की जगह सॉलिड लिख देगा तो भी डिनाई मत करना, सही है। P4 सॉलिड लिख देगा तो भी डिनाई मत करना, क्योंकि सॉलिड का मतलब ही है कि उसने सबसे स्टेबल स्टेट लिया, सबसे स्टेबल स्टेट लिया। यानी कि डेल्टा एफ एच नॉट एफ ई सॉलिड बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तुमने कहा बहुत सही बात है, ठीक है भैया। तो चलिए एक सवाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एफ एच नॉट विल बी 0? चलिए, ए डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ एच जी सॉलिड। दूसरा क्वेश्चन है डेल्टा एफ एच नॉट कार्बन डायमंड। सी डेल्टा एफ एच नॉट P4 रेड। डी डेल्टा एफ एच नॉट P4 व्हाइट या येलो, दोनों बोलेगा, दोनों की बात करो। ई डेल्टा एफ एच नॉट Cl2 गैस F, डेल्टा एफ एच नॉट I2 गैस G H I J K L। याद रखना L तक करेंगे, L लगते भी हैं। डेल्टा एफ एच नॉट सोडियम लिक्विड, डेल्टा एफ एच नॉट मैग्नीशियम सॉलिड, डेल्टा एफ एच नॉट O3 सॉलिड, डेल्टा एफ एच नॉट O3 गैस, डेल्टा एफ एच नॉट O2 गैस, डेल्टा एफ एच नॉट S रोम्बिक,
बेटा जो रेफरेंस एलिमेंट हैं, जो रेफरेंस एलिमेंट हैं, उनका फॉर्मेशन की एंथैल्पी स्टैंडर्ड कंडीशन पे जीरो होती। क्यों यार, वो तो नेचर में है ना, उन्हें क्यों बनाना, उनके बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उसके स्टैंडर्ड एंथैल्पी का फॉर्मेशन ऐसे शो करते हैं। Hg सॉलिड जीरो है, नहीं जीरो है, जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Hg लिक्विड में होता है, Hg लिक्विड में होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ डायमंड, नहीं रे बाबा, इसका भी जीरो नहीं होता, ग्रेफाइट का जीरो होता है। P4 रेड का जीरो नहीं होगा, P4 व्हाइट का जीरो होगा, Cl2 गैस का जीरो होगा, I2 गैस का जीरो नहीं होगा। सोडियम सॉलिड में होता है, सोडियम सॉलिड में होता है, तो इसका भी जीरो नहीं होगा। मैग्नीशियम सॉलिड में होता है, तो इसका जीरो होगा। O3 सॉलिड में होता है, नहीं। ऑक्सीजन किस में एग्जिस्ट करता है? ऑक्सीजन सिर्फ O2 में एग्जिस्ट करता है, तो इसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी जीरो नहीं होगी, इसके भी फॉर्मेशन की एंथैल्पी जीरो नहीं होगी, इसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी जीरो होगी और इसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी जीरो होगी। यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि S8 नहीं दिया, कोई टेंशन नहीं, सल्फर दे चाहे S8 दे, दोनों सही मानना आप। अगर एक ही क्वेश्चन में दो दो चीजें दिख जाए, S8 भी दिख जाए, S दिख जाए, तब S गलत है। ऐसा सवाल आया हुआ, कल करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है ना मेरे भाई? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या इतनी, क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अगर मेरी बात इतनी समझ में आ गई है तो प्यारे बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई भैया? चलो चले भैया, चले भैया, चलो आओ। पहला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा आर एच बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एफ एच हो जाएगा। फॉर्मेशन की एंथैल्पी बराबर होगी रिएक्शन की एंथैल्पी की। ठीक है भैया, तुमने कहा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए, और किससे बनना चाहिए? रेफरेंस एलिमेंट से। तो सोडियम सॉलिड प्लस Cl2 गैस गिव्स 2NaCl सॉलिड। दूसरा, Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस गिव्स NaCl सॉलिड। Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस गिव्स NaCl सॉलिड। Na सॉलिड प्लस Cl गैस गिव्स NaCl सॉलिड। चलिए भाई, आपको समय दिया सोचने का, मैंने ऑप्शन सारे बनाए हैं अपने मन से, मैंने आपको समय दिया सोचने का कि कैसे 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 हीट ऑफ फॉर्मेशन बनाएंगे। ओके, सवाल कीजिए भाई, तब तक कार हटा के आते। हेलो भाई, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? चलो भैया, आपको भी पता है फॉर्मेशन की एंथैल्पी रिएक्शन की एंथैल्पी तब होगी जब रिएक्शन की एंथैल्पी तो बैलेंस रिएक्शन के लिए डिफाइंड होती है, लेकिन डेल्टा एफ एच कब बोलेंगे हम? फॉर्मेशन की एंथैल्पी कब बोलेंगे? जब एक मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सॉरी, रेफरेंस एलिमेंट से, रेफरेंस स्टेट एलिमेंट या रेफरेंस एलिमेंट मान लो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है भैया, NaCl का फॉर्मेशन करना है। NaCl का फॉर्मेशन करना है, तो NaCl के फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा? जी सर बोलें। ठीक है भाई, गुस्साएगा नहीं कोई।
ऑफिस के फोन है तो यार उठाने पड़ेंगे, सॉरी यार। 1 मोल NaCl होना चाहिए, फेल तो इसीलिए हो गया क्योंकि 2 मोल NaCl बना। 1 मोल 1 मोल 1 मोल। अब आओ चेक करते हैं यार, सोडियम Na+ में नहीं पाया जाता, फेल हो गया। सोडियम सॉलिड में पाया जाता है, क्लोरीन गैस में पाया जाता है, क्या बात, पास हो गया। इसी को बोलेंगे डेल्टा FH, और ये जो डेल्टा FH होगा वो डेल्टा RH के बराबर होगा, क्योंकि भाई हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, बैलेंस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वही हीट ऑफ रिएक्शन है, और इसी को हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल रहे हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल रहे हो, तो अच्छी बात है। Na सॉलिड NaCl गैस, Cl2 गैस में एग्जिस्ट करता। अब मैं तुम्हें एक चीज समझा देता हूं कि लिखते कैसे हैं, क्योंकि बेटा ऐसे सवाल कराऊंगा 4-4 ऑप्शन देके तो बहुत समय लगेगा। मैं आपको बता देता हूं लिखते कैसे। देखो जरा, जैसे मुझे CO2 का फॉर्मेशन करना है तो CO2 का फॉर्मेशन कैसे करूंगा मैं, C ग्रेफाइट ले लूंगा मैं, C ग्रेफाइट ले लूंगा मैं, प्लस O2 गैस ले लूंगा मैं, गिब्स क्या हो जाएगा, CO2 गैस हो जाएगा। ठीक है भैया, सही है। लेकिन अगर मैं डायमंड ले लूंगा तो गलत हो जाएगा, अगर मैं डायमंड ले लूंगा तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, जैसे मुझे NO गैस बनाना है तो हमने कहा यार नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बनेंगे, तो हमने कहा N2 गैस और O2 गैस से मिलके बनेंगे, सही बात है। तुमने कहा 1 मोल बनाना है NO गैस तो 1 मोल बनाने के लिए यहां पे आधा आधा मोल करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, आधा आधा मोल बनना पड़ेगा, तभी आपको जाके ये चीज मिलने वाली। अब सुनना, अगर मैं बोल दूं कि CH4 का फॉर्मेशन करना है, CH4 का फॉर्मेशन कैसे करोगे, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर CH4 बनाना है, तो कार्बन होता है ग्रेफाइट में और हाइड्रोजन किस में होता है, H2 गैस में होता है, तो 2H2 गैस मिल जाएगा तो CH4 बन जाएगा, एक CH4 गैस बन गया ये भी गैस बन। यानी कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी लिखा है SO3 गैस का फॉर्मेशन करना है, इसके 2 तरीके हो सकते हैं, ध्यान से समझना। S सॉलिड लिख दो प्लस 3/2 O2 गैस लिख लो, ठीक है, गिब्स SO3 गैस कर लेना। अगर ऐसा नहीं दिखता है ऑप्शन में तो 1/8 S8 सॉलिड कर लेना, या फिर रोम्बिक लिख लो, दोनों सही है, दोनों सही है मेरा भाई, प्लस 3/2 O2 गैस गिब्स क्या हो जाएगा, SO3 गैस हो जाएगा। कई बार रोम्बिक नहीं लिखता है, जब रोम्बिक लिखता है तो S8 नहीं लिखता है, ये तीनों सही याद रखना, परफेक्ट सही है। यानी कि सल्फर सॉलिड लिखा तब तुम्हें रोम्बिक ही मानना है, यही तो बताया ना मैंने क्या बताया कि जब सल्फर सॉलिड लिखे तो क्या मानना है, रोम्बिक मानना तुमने कहा बहुत सही आ रहा है, मान लो तुमसे कोई बोल दे कि C2H6 गैस का फॉर्मेशन करना, इथेन गैस का, तो हमने कहा देखो C जो होगा वो सॉलिड भी ले सकते हैं, ग्रेफाइट भी ले सकते हैं, तो C ग्रेफाइट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, प्लस H2 गैस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, गिब्स C2H6 गैस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C2H6 गैस हो जाएगा। याद रखना 1 मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो यहां पे 2C ग्रेफाइट ले लो, यहां पे 3H2 गैस ले लो हो जाएगा। जैसे मैंने HNO3 लिक्विड का फॉर्मेशन पूछा, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 लोगों से मिलकर बना है, तो ऐसे लिखूंगा मैं H2 गैस प्लस N2 गैस गिब्स O2 गैस गिब्स HNO3 लिक्विड, क्या हो जाएगा, HNO3 लिक्विड हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, एक हाइड्रोजन है वहां पे 1 ही मोल बनाना है, एक हाइड्रोजन है तो 1/2 कर दो, एक नाइट्रोजन तो 1/2 कर दो, 3 ऑक्सीजन है तो 3/2 कर दो। तुमने कहा क्या गजब बात सिखा रहे हो सर, क्या धमाकेदार सिखा रहे हो सर। H2SO4, चलो सल्फर सॉलिड लेके करना, एसिड लेने की जरूरत नहीं है,
बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए। सॉरी, मैं आप लोगों के सामने पी रहा हूं लेकिन आप लोगों को पिला नहीं रहा हूं। देखो पीना अच्छी बात है, लेकिन डिपेंड करता कि आप क्या पी रहे हो। दूध पी रहे हो कि कॉफी पी रहे हो कि पानी पी रहे हो कि चाय पी रहे हो। पीना बुरी बात भी होता है, डिपेंड करता है कि आप एल्कोहल पी रहे हो, शराब, दारू, या फिर वाइन, विस्की, स्कॉच, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी आप लोग बच्चे हो, अभी आप लोग दूध पियो, बड़े हो जाओ। बड़े भी दूध पीते हैं, ऐसी बात नहीं है, दूध सबको पीना चाहिए। बॉर्नवीटा मिला के पीजिए दूध। मैं नहीं पीता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। स्टूडेंट लाइफ में जरूर पीना चाहिए, बुद्धि बढ़ाता है। ठीक है, बुद्धि के साथ साथ दाल कह रहा हूं, बाल दाढ़ी भी बढ़ते हैं। चलो, कितने लोग से मिलकर बना? 3। H2 S8 सॉलिड, O2 गैस गिव्स H2SO4। याद रखना, 1 मोल का फॉर्मेशन करना, 1 मोल बना दिया। H2 1 है तो 1 लगा दिया, S8 8 है तो 1/8 कर दिया। ठीक, और O2 गैस है तो 2 चाहिए तो 2 लगा दिया, बन गया। क्या हो गया? बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड हो, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड का मुझे पता, कैल्शियम सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, क्या मिलके बनाएंगे? 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बनाएंगे। अब ध्यान से समझना, एक ही कैल्शियम यहां भी, एक ही कैल्शियम वहां भी, यहां भी, वहां भी है, तो बस यहां पे 3/2 कर दो। याद रखना यहां पे 1 मोल होना चाहिए। चलो कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, घर से कर लेना। जैसे बेंजीन, C6H6 लिक्विड, ठीक है भैया। C4H10 गैस, ये भी बना लेना, ठीक है ना बाबू? ओके। और जैसे मुझे कंपाउंड ही नहीं याद आ रहा, जैसे PCl5 गैस, S3PO4 लिक्विड। कैसे बनाते हैं, बना के सीखो। नहीं सीख पाओगे तो आगे परेशान रहोगे, फिर मेरे से मत कहना। जैसे NH3 का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक है भैया? 1 मोल NH3 का फॉर्मेशन होना चाहिए, याद रखना। और कौन कौन सा, जैसे HI का फॉर्मेशन कैसे करोगे, HI गैस का। और और आ ही नहीं रहा यार कोई दिमाग में। जैसे KClO3 का फॉर्मेशन कैसे करोगे? KBr का फॉर्मेशन कैसे करोगे? KI का फॉर्मेशन कैसे करोगे? और NaOH का फॉर्मेशन कैसे करोगे? और HCl का फॉर्मेशन कैसे करोगे? HCl लिक्विड हो जाएगा, गैस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और ओके, H2CO3 का फॉर्मेशन कैसे करोगे? H2CO3 सॉलिड ही ले लो। और HClO4 का फॉर्मेशन कैसे करोगे? और एक और ले लेता हूं, O3 का फॉर्मेशन कैसे करोगे? एक बात का ध्यान देना है कि कौन किस एलिमेंट से बना है। बनाओ, प्रैक्टिस करो बाबू, नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मजा नहीं आएगा। जो एलिमेंट दिया है उसी से बनाना है। 1 मोल का प्रोडक्ट बनाना, कितने मोल का? 1 मोल का बनाना। जैसे NH3 बनाना है तो ½ N2 + 3/2 H2 गिव्स NH3।
ठीक है ना। N2 और H2 किस में होने चाहिए? गैस में। चलिए अच्छी बात है। चले भाई आगे बढ़े। ओके ध्यान समझना, अगर कोई रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, तो हीट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका होता है समेशन ऑफ डेल्टा FH नॉट। स्टैंडर्ड एंथैल्पी अगर आपको पता हो तो प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा FH नॉट रिएक्टेंट। ठीक है ना। देखो जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोले कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 100 किलो जूल है। ठीक है, तो 4.4 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन की एंथैल्पी क्या होगी? या देखो पर मोल का तुम्हें पता है, अब 4.4 ग्राम का मोल निकाल लो, 1/10 हो जाएगा, तो 1/10 से गुणा कर देना, यानी कि 10 हो जाएगा। बहुत सिंपल होता। तो डेल्टा आरएच बराबर क्या हो जाएगा? समेशन में कैसे लिखूंगा? C इंटू डेल्टा FH नॉट ऑफ C प्लस D इंटू डेल्टा FH नॉट ऑफ D माइनस डेल्टा A इंटू डेल्टा FH नॉट A प्लस B इंटू डेल्टा FH नॉट B। तुमने कहा सही बात है यार, आओ एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मैंने लिखा हाफ N2 CO2 का ही लिख लो, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा। डेल्टा RH लिखना है इसका, तो मैं लिखूंगा डेल्टा FH नॉट ऑफ CO2 माइनस डेल्टा FH नॉट C सॉलिड प्लस डेल्टा FH नॉट O2 गैस। सही बात है बेटा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन सॉलिड, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ O2 गैस 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। यानी कि एक चीज यहां से और समझ में आ गई कि डेल्टा RH बराबर डेल्टा FH नॉट CO2 कब होगा? जब ये अपने रेफरेंस एलिमेंट से मिलके बनेंगे। जब सोचो रेफरेंस एलिमेंट से मिलके बनेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्मेशन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है भैया, ये भी समझ लिया तुमने। अब आओ एक एप्लीकेशन पे सवाल करते हैं। जैसे A प्लस 2B गिव्स 3C, डेल्टा FH नॉट बराबर -100 A, डेल्टा FH नॉट B बराबर 50, डेल्टा FH नॉट C बराबर -250। ये डेटा गिवन रहता है और गिवन रहेगा, तो आपसे बोलेगा कि हीट ऑफ रिएक्शन बताइए, तो हीट ऑफ रिएक्शन इसकी क्या हो जाएगी? 3 इंटू डेल्टा FH नॉट ऑफ C माइनस 1 इंटू डेल्टा FH नॉट ऑफ A प्लस 2 मोल है तो जाएगा 2 इंटू डेल्टा FH नॉट ऑफ B। डीपीपी करना बेटा समझ में आएगा। यानी कि 3 इंटू -250
जो भी है किलो कैलोरी किलो जूल यूनिट सेम है, माइनस ऑफ 1 इंटू -100 प्लस 2 इंटू 50, तो -750 माइनस ये तो जीरो हो गया, -100 प्लस 100 जीरो हो गया, तो -0 तो आ जाएगा -750। क्या मेरी बात समझ में आ रही भैया? ठीक है भैया, सवाल है स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ईथेन, CO2 गैस, H2O लिक्विड इज X, Y, Z किलो कैलोरी पर मोल, देन फाइंड हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है भैया, तो समझ में नहीं, अच्छा हीट ऑफ रिएक्शन तो दिया नहीं, C2H6 प्लस O2 गिव्स यार 2CO2 प्लस H2O लिक्विड। तो एक्चुअली मैं जो ऑर्गेनिक वाली क्लास लेता हूं उसमें क्या है ना थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इसी वजह से बार बार फोन आ रहा था। हालांकि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें कोई कंफ्यूजन थोड़ी हो रहा होगा, तो वीडियो पॉज करके जाता हूं ना। 2 है तो 2 कर दिया, 6 है तो 3 कर दिया, 3 2 5 तो 5/2 दूनी 4 3 7 तो 7/2। याद रखना अगर आपको डेल्टा RH निकालना है, प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा FH0 ऑफ CO2 प्लस 3 इंटू डेल्टा FH0 ऑफ H2O। ठीक है भैया, माइनस डेल्टा FH0 ऑफ C2H6 ये इथेन है, माइनस प्लस 7/2 डेल्टा FH0 ऑफ O2। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे यार O2 का तो दिया ही नहीं है, इसका दिया नहीं रहता, वो 0 होता है। तो बेटा इथेन का X है, CO2 का Y है, H2O का Z है, तो 2 इंटू वाई प्लस 3Z माइनस क्या हो जाएगा X। दिस इज आंसर। आराम से देख ये आराम से देख लो मेरे भाई, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज मैं बोल रहा हूं। चलो भाई आगे बढ़ाएं। चलो भैया, चलिए एक और सवाल करते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 is X and SO3 is X and अच्छा इसमें गड़बड़ हो जाएगा।
एक डीपीपी का सवाल करवा देता हूं, सुनो। CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O minus X. C solid plus O2 gas gives CO2 gas Y. आराम से देखना। H2 gas plus half O2 gas gives H2O gas minus Y minus. Calculate the heat of formation of ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का सवाल है। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का सवाल, ध्यान से समझना। यार ये 3 डेटा दे रखा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा कि कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या करोगे? पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो, तो लिखोगे C सॉलिड प्लस 2H2 गैस गिव्स CH4 गैस। मैंने कहा यार CH4 इधर लाना है तो इसको पलट दो। पहली वाली रिएक्शन को तुमने पलट दिया, इसको तुमने पलट दिया तो X हो गया। इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि C सॉलिड चाहिए, तो इस वाले को ऐसे रहने दिया तो माइनस Y हो गया। अब ये जो H2 वाली रिएक्शन है उसको भी H2 उधर ही रहने दो क्योंकि मुझे 2 H2 चाहिए, तो 2 से गुणा कर दो, माइनस 2Z। दिस इज आंसर। बहुत ही सिंपल तरीका। मैंने बोला था सेटिंग आना चाहिए, सेटिंग करना आता ना, बोले थे ना। इन तीनों रिएक्शन से ये लाना है। इसमें 3 चीज पकड़ लो, CH2 और CH4। C कहां है? यहां, इसको ऐसे रहने दो। H2 कहां? यहां, ऐसे रहने दो। CH4 कहां? यहां, इसको पलटो, इसको पलटो मेरे भाई। जब पलटोगे तभी मजा आएगा। पलट दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। चलिए अगली क्लास में हम लोग इस पे सवाल करेंगे। हीट ऑफ कंबसन पढ़ेंगे। पीवाईक्यू के सारे सवाल करा दूं, परेशान मत हो। हीट ऑफ कंबसन पढ़ेंगे, हीट ऑफ एटमाइजेशन पढ़ेंगे, बाउंड एनर्जी पढ़ेंगे और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कल खत्म हो जाएगा तो कल कहाँ खत्म करें, एक लेक्चर और ले लें। कल आराम से पढ़ेंगे, परसों खत्म करेंगे। परसों जो एक्स्ट्रा चीजें बची रहेंगी वो भी बता दूंगा। ठीक है ना भैया? ठीक है भैया, ओके, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार। रेटिंग कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। ये बच्चे कहते हैं याद दिला दिया करो। थैंक यू, नमस्कार।